हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहारी जाम पोर्टल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव हृदय के बारे में। तो मानव हृदय के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि किस तरह से ये कार्य प्रणाली करती है ना। इससे कुछ कुछ और मुख्य मुख्य बातें हैं जो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं। जैसे कि आइए समझते हैं। मानव हृदय जो आपने कल पढ़ा उसमें आपने देखा दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद, बायां अलिंद इत्यादि के बारे में आप लोगों ने देखा। लेकिन आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और हम आपको बता देंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति क्या होती है? ये जो पेशीय भित्ति देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये मोटी है आलिंद की अपेक्षा। क्यों है? क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या नीले संकुचित होती है तो वाल्व क्या करता है? उल्टी दिशा में इसे रोकता है। नीले को क्या करना होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को भेजना होता है, पूरे शरीर में ब्लड को भेजना होता है, पूरे फोर्स के साथ भेजना होता है। और आलिंद जो होता है ना, आलिंद से नीले में जब ब्लड आता है तो यहाँ पे क्या होता है? एक वाल्व होता है। क्या होता है? उल्टी दिशा में वाल्व होता है। और ये क्या करता है कि इधर का ब्लड फिर इधर न मिल जाए। जब ये पंप करेगा तो जोर लगाएगा तो हो सकता है कि ये ब्लड इधर भी चला जाए, आलिंद में चला जाए। तो इसे रोकने के लिए बीच में क्या होता है? वाल्व लगा होता है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है और जब ये नीले रुधिर को भेजता है तो क्या होता है? नीले संकुचित होती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये जो नीचे है ना, ये संकुचित हो रहा है, पंप कर रहा है ना। यानी ये जो हिस्सा होता है ये संकुचित, ये पिचक जाता है। ये क्या होता है? पिचक हो जाता है और पूरे शरीर में फोर्स के साथ ब्लड को भेजता है। तो क्या होता है कि वाल्व, इसमें ये जो वाल्व है ना, इसको उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकता है ना, रोकता है ताकि ये फिर आलिंद में ब्लड नहीं चला जाए। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? यानी जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकते हैं। उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पर क्या दिखा रहा है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। तो यहाँ पे व्यवस्थात्मक निरूपण क्या है ये समझिए। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये है हृदय। ये क्या है? हृदय। तो विभिन्न ये जो है शरीर के विभिन्न अंग हैं, जहां से जो है, ये देखिए, ये तो प्राय फुफ्फुस है, ठीक है, और ये जो है शरीर के विभिन्न हिस्सा है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, जब रुधिर को यानी बायां नीले शरीर में पंप करता है तो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ये चला जाता है, विभिन्न कोशिकाओं तक ये जो है चले जाते हैं। और वहां से क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो वहां CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। और ये CO2 का निर्माण जो होता है, फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में चला गया, ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में चला गया और वहां से क्या हुआ? C6H12O6 को तोड़ दिया और तोड़ करके क्या बना दिया? CO2 का निर्माण हुआ। ये जो CO2 है, ये क्या हुआ? फिर ये ब्लड में आ जाती है और विऑक्सीजनित हो जाती है, अशुद्ध रक्त हो जाती है। अब फिर ये अशुद्ध रक्त हृदय में, है ना, कहां? दायां अलिंद में आता है। कहां आता है? दायां अलिंद। दायां अलिंद से दायां नीले में आता है और दायां नीले से इसको पूरे फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। फुफ्फुस ये धमनी के द्वारा, और फुफ्फुस कोशिकाएं में जाती है और वहां से कोशिकाओं से ये ब्लड को जोड़ करके ऑक्सीजन को जोड़ करके फिर ये कहां आती है? तो हमारे बायां आलिंद में आती है। बायां आलिंद से बायां नीले में आती है, फिर ये पूरे शरीर में भेज दी जाती है। यानी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार ब्लड जो है पूरे शरीर से आया दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां नीले में, दायां नीले से इसे भेज दिया गया फुफ्फुस में, फिर फुफ्फुस से शरीर में आया, शरीर हृदय में आया, हृदय के बायां नीले में आया, बायां नीले से बायां बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद से बायां नीले में आया, बायां नीले से फिर दोबारा भेज दिया गया पूरे शरीर में। यानी एक चक्र में ये क्या होता है?
दो बार हृदय में आता है। एक चक्र में दो बार ये हृदय में आता है ब्लड। एक बार आया फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस से आया फिर हृदय में आया, हृदय से फिर जो है पूरे शरीर में। यानी हमारा जो हृदय है, हम लोग जो जीव हैं वो क्या है, दोहरे परिसंचरण, यानी दो बार परिसंचरण होता है। दो बार रुधिर जो है हमारे हृदय में आते हैं, फिर जो है पूरे शरीर में जाते हैं। पहले हृदय में आया, फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस से फिर हृदय में आया और हृदय से फिर जो है पूरे शरीर में गया। यानी एक चक्र में दो बार हृदय में जो है ब्लड को आना पड़ा। तो यहाँ पे समझिए, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दोहरी परिसंचरण। तो ये जो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त होती है, जिस रक्त में CO2 की मात्रा होती है ज्यादा, वो अशुद्ध रक्त होती है। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में क्या होती है, प्रवेश करती है। और हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में क्या होता है, लाभदायक होता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में क्या होता है, लाभदायक होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। और इस तरह का जो बंटवारा होता है ना, वो क्या करता है, शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। जैसे पक्षी, स्तनधारी, सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। हम लोग जैसे जीव हैं, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। पेड़ पक्षियों को क्या, मतलब जो भी पक्षियां होती हैं, जो भी बर्ड्स होते हैं, है ना, उनको क्या करना होता है, उनको तो कोई कंबल नहीं उड़ा देता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वो अपना ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और उस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी इस तरह के बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराती है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, यह बहुत लाभदायक है। और ध्यान दें, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। यानी ये जो बंटवारा है, दायां बंटवारा और बायां बंटवारा, ध्यान रखना, दायां बंटवारा और बायां बंटवारा जो होता है, ये ऑक्सीजन की क्या करती है, उच्च दक्षता की पूर्ति करवाती है। और ये पक्षी, स्तनधारी, सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन्हें अपना शरीर का तापक्रम बनाने के लिए क्या होता है, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। ये जो 3 कोष्ठीय हृदय होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त अगर आपस में मिल भी गया है ना, CO2 वाला रक्त और O2 वाला रक्त आपस में मिल भी गया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जिन्हें उच्च ऊर्जा दक्षता की जरूरत होती है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हृदय का दायां और बायां क्या होता है, बंटवारा होता है ना, मतलब शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त साथ नहीं मिल सकता है, बीच में विभाजिका होती है। लेकिन 3 कोष्ठकीय जीव में ये ऐसा नहीं होता है। अगर वहां मिल भी जाता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। और ये मतलब कैसे जंतुओं में, तो जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। और ये ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित रुधिर धारा कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेती है, कुछ सीमा तक मिलना भी क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। ध्यान से आप इसको समझ लीजिए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है। अब देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे मछली का मुंह खुल रहा है तो इसका गिल्स जो है बंद हो रहा है। जब ये गिल्स बंद हो रहा है तो मुंह खुल रहा है ना, ये वीडियो में आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये श्वसन करता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं। यानी मुंह से जो पानी झटके से क्लोम के पास भेजता है, और क्लोम के पास बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, गिल्स के पास बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करके सीधे शरीर में भेजता है, फिर सीधे शरीर से CO2 लेकर के हृदय में आता है, और हृदय से सीधे गिल्स,
गिल्स से शरीर, शरीर से हृदय, हृदय से गिल्स, गिल्स से शरीर, ऐसे होता है। यानी यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहां ऑक्सीजनित होता है, जहां यह ऑक्सीजनित होता है। कहां ऑक्सीजनित होता है? क्लोम में। क्लोम में भेजा जाता है जहां यह ऑक्सीजनित होता है और सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह के मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर जो है हृदय में जाता है। तो मछली के हृदय में एक चक्र में केवल एक बार ही हृदय में जो है रुधिर जाता है। ध्यान रखिएगा, मछली के जो चक्र होता है ना, शरीर में एक चक्र में, मछली का जो होता है ना, एक चक्र में क्या होता है? रुधिर सिर्फ हृदय में एक बार जाता है। हम लोगों के शरीर में, जैसे कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरी ओर अन्य कशेरुकी, हम लोग क्या है? कशेरुकी जीव हैं। तो कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बार पूरे शरीर से हृदय में आया, हृदय से फिर फुफ्फुस में भेजा गया, फुफ्फुस से फिर हृदय में आया, फिर हृदय से शरीर में भेज दिया गया। तो हम लोग क्या हैं? दोहरी परिसंचरण करने वाले जीव हैं। हमारे लोग के शरीर के अंदर, हृदय के अंदर क्या होता है? दोहरी परिसंचरण तंत्र है। मछली के अंदर क्या होता है? केवल एक बार रुधिर में जाता है, यानी सिर्फ एक चक्र है ना होता है। क्योंकि मछली के हृदय कोष्ठ कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ काम चल जाता है। तो इस बातें को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। मछली के हृदय में केवल कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2। हम लोगों के शरीर में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4। तो आइए समझते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। कोई पूछेगा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ये दाब जो होता है ना, ये जैसे देख रहे हैं, ये धमनी है, क्योंकि हमारे हृदय से बाएं नीले के द्वारा पूरे प्रेशर से ब्लड को भेजा जाता है। और यही कारण है कि धमनी की भित्ति जो होता है प्राय शिराओं से क्या होता है? मोटी होती है। उसकी दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि हृदय के से जो ब्लड निकलता है वो धमनी के द्वारा ही पूरे शरीर में जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है? यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन के दौरान, प्रकुंचन दाब, धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन है ना, नीले प्रकुंचन, समझ रहे हैं कि नहीं बात? धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले मतलब दायां बायां नीले, प्रकुंचन, संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है ना। ध्यान में रखिएगा। समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब 80 mm पारा होता है। अब देखिए, ये जो धमनी है ना, इसके ऊपर आप जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको बीपी जो नापा जाता है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर से जो नापा जाता है ना, तो आप जो है एक लगा लेंगे, इस तरह से जो है लगाया जाता है। और लगाने के बाद आप इसको 120 से ऊपर तक पंप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डिजिटल मशीन है, ये जो मीटर है ना, ये 120 से ऊपर तक जो है इसमें पंप कर देंगे। और पंप करने के बाद क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है। अब धीरे धीरे इसको है ना, रबर कप वायु से फूल गया है कि नहीं, और धीरे धीरे ये जो है ना, इसको हम लोग यहां से एयर को रिलीज करेंगे। तो जब रिलीज करेंगे तो पहली बार जो ये है ना बजेगा, जितने नंबर, यानी मान के चलिए 120 पर, आपको देखिए अब क्या करेंगे ना, आप ध्यान से इसको देखना। जब आप इसे पट्टी बांधोगे और ये जो आला है ना, इसको लगा करके कान में लगाओगे, तो आपको यहाँ पर धक 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 आवाज सुनाई देगा, हार्ट बीट सुनाई देगा। अब यहाँ से आपको हवा को भरना है। तब तक भरना है कि जब तक इस आला के अंदर धक धक का आवाज जो है, पल्स रेट आपको सुनाई देना बंद हो जाए। जब ये सुनाई देना बंद हो जाए, यानी ये 120 से ऊपर चला जाएगा, है ना। 120 से अगर ऊपर चला गया, 160 पे जाके या 180 पे जाके ये अगर सुनाई देना आपको बंद हो गया, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से हवा को रिलीज करोगे। जब रिलीज करोगे तो ये जो है ना पारा डाउन होते होते होते, अगर आपका नॉर्मल है ना प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm है, तो क्या होगा, 120 पे आते ही एक बार धक से सुनाई देगा आपके कान के ऊपर। वो जो धक धक साउंड बंद हो गया था वो सुनाई देगा, धक से मारेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे और डाउन होगा, फिर दूसरी बार धक आपको सुनाई देगा 80 पे जाके,
यानी पहली बार सुनाई दिया 120 पे, दूसरी बार सुनाई दिया 80 पे। यानी क्या हो गया, पहली बार यानी प्रकुंचन दाब कितना था 120 और अनुसितलन 80। इसे निकाल लेता है डॉक्टर, ठीक है, मेजरमेंट करके। ये जो मेजरमेंट किया जाता है स्फाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ देता है, रक्तदाब निकाला जाता है स्फाइग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र में से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, और उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं, अति तनाव कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इसके कारण क्या है, धमनियों का सिकुड़ना। अगर आप ज्यादा फैटी चीज खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप घर में बैठे रहेंगे और बहुत ज्यादा फैटी चीज खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे या एक एज बढ़ने के साथ, अवस्था बढ़ने के साथ ये होता है, धमनियां जो सिकुड़ जाती है तो क्या होता है, रक्तदाब बढ़ जाता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनियां फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रावित हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और आपके बॉडी के ऑर्गन के अंदर ब्लड स्राव हो सकता है ना। तो इस बात को आपने समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नलिकाएं, रुधिरवाहिकाएं के बारे में समझेंगे, धमनी शिराएं के बारे में समझेंगे, ब्लड्स के बारे में समझेंगे, है ना। तो ये सारी बातें को जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।